कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह एक खास विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। केंद्र सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में बदलाव की बात जो है उसको करती है और साथ ही साथ ये जो बदलाव है हमें नजर भी आने लगा है। काफी सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं क्योंकि आज के समय में हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन उससे पहले जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो है कृषि। पहले कृषि में आत्मनिर्भरता जो है वो अब झलकने लगी है और उसके बाद धीरे धीरे आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। लेकिन इसी क्षेत्र में अगर हम देखें, जो हमारे किसान अलग अलग फसलें लेते हैं, आमतौर पर हमने देखा कि किस तरीके से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करती है। लेकिन बात अगर गन्ने की जाए, जी हाँ, जिसके लिए FRP में इजाफा किया जाता है जो कि उसका उचित और लाभकारी मूल्य है। FRP में इजाफा हुआ है जिसके जरिए करीब 5 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं और उनके आश्रित जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही नई संभावनाएं जो हैं वो इस क्षेत्र में अब बनती हुई नज़र आ रही हैं। ना सिर्फ चीनी निर्यात के जो आंकड़े हैं उसमें हमने देखा किस तरह का बदलाव किया जा रहा है, या इसके साथ साथ इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं जो उसका परिवर्तन है वो लगातार एक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है 2024 और 25 की अगर बात की जाए, लेकिन कैसे ये संभव हो पाएगा और कैसे हर स्तर पर सरकार के जो प्रयास हैं वो फलीभूत होते नजर आएंगे, जिससे और ज़्यादा ना सिर्फ रकबे की अगर बात की जाए बल्कि जो गन्ने के किसान हैं वो इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकें, अपने फ़ायदे को बढ़ा सकें और इसके साथ साथ ना सिर्फ जो चीनी की मिठास है उसमें भी इजाफा हो बल्कि किसानों के लिए जो मुनाफा है उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, इनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राका सक्सेना जी, साथ ही किसान नेता अशोक बालियान जी। नमस्कार जी। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद सिंह जी भी। तो लगातार देखिए खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ेगा और बात होगी FRP, गन्ना किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक सौगात। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है ये और जो खास हमने यहाँ बात की है आपके सामने जो रखे हैं वो सवाल, उन पर विस्तार से जानकारी भी लेंगे हमारे जो मेहमान जुड़े हैं। लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के नए विपणन सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP 5 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे पहले ये 285 रुपए प्रति क्विंटल था। आपको बता दें कि जिस रेट पर चीनी मिल्स किसानों से गन्ना खरीदती है उसे गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है। सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसान परिवार और इससे जुड़े 5 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। आत्मनिर्भर किसान की दिशा में लिए गए इस फैसले से चीनी का निर्यात और इथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे गन्ना किसानों की आय में इजाफा होगा। FRP चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2021-22 में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है और इस पर 290 रुपए प्रति क्विंटल FRP तय की गई है, जो उत्पादन लागत से 87.1% ज्यादा है। ये FRP 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगी। मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 में चीनी मिलों ने 91,000 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 2,976 लाख टन गन्ने खरीदे हैं। 2021-22 में 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। नई FRP 1 अक्टूबर से लागू होगी। गन्ना किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो गन्ने का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में त्योहारों के सीजन से ठीक पहले FRP बढ़ाकर गन्ना किसानों को राहत देने का सराहनीय काम सरकार ने किया है। इस फैसले से गन्ना किसानों को काफी प्रोत्साहन भी मिलेगा। आपको बता दें कि गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। गन्ना पैदा करने से लेकर चीनी उत्पादन तक में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इससे रोजगार मिलता है। चीनी, गन्ने की खोई और शीरा गन्ना उद्योग के मुख्य सह उत्पाद हैं।
गन्ने का ऊपरी भाग, जिसे अगोला कहा जाता है, पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिठास का दूसरा नाम है गन्ना, और इस मिठास को एफआरपी में बढ़ोतरी करके सरकार ने और भी बढ़ा दिया है। तो जाना आपने किस तरीके से चीनी सीजन 2021 और 22 के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी जो है वो सुनिश्चित किया गया है सरकार की तरफ से, जिसके जरिए किसानों को लाभ मिलेगा। और अगर देखा जाए इस सीजन में जो उत्पादन लागत है वो 155 रुपए प्रति क्विंटल है। उस हिसाब से देखें तो करीब 81% से ज्यादा का मुनाफा जो है वो किसानों को होने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की आर्थिकी क्या है, ये आइए जान लेते हैं डॉक्टर राका से। डॉक्टर राका, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से एफआरपी में इजाफा किया गया है सरकार की तरफ से, क्या लाभ जो है गन्ना किसानों को यहाँ मिलने जा रहा है, इसके पीछे की जो आर्थिकी है वो आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने हमारा जो गन्ने का एफआरपी जिसको हम बोलते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उचित और लाभकारी मूल्य, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो इस सीजन में बढ़ाकर 290 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है जिससे जो हमारे किसान भाई हैं, जो गन्ना किसान है भारत के, वो काफी फायदा होगा। गन्ने की फसल भारत के लिए, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर हम गन्ने की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर हम विश्व में भारत का गन्ने के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान है। पहला नंबर ब्राजील का है, जो शुगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, ब्राजील लगभग 32.8 मिलियन टन प्रति वर्ष जो है वो चीनी का उत्पादन कर रहा है। और भारत में पिछले वर्ष हमने वर्ष 2019-20 में हमने लगभग 32 मिलियन टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया है। और हम काफी निर्यात भी कर रहे हैं, जैसे कि हम इसकी चर्चा में भी लाए थे कि इसके निर्यात में भी काफी इजाफा होगा। तो चीनी का निर्यात भी हम लगातार कर रहे हैं, निर्यात में बहुत इजाफा हो रहा है। अगर हम कुछ बैकग्राउंड देखें, जो उसकी गन्ने की आर्थिकी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हम देखेंगे कि जो गन्ने की आर्थिकी है, पहले इसका जो नियंत्रण था वो गन्ना नियंत्रण आदेश के द्वारा होता था। 1986 में ये कानून लागू हुआ था और इसमें 2009 में संशोधन हुआ था। इसमें भी पहले जो हम गन्ने के लिए सार्वत्रिक न्यूनतम मूल्य की अवधारणा करते थे, जिसको हम कॉमनली बोलते थे एसएमपी। और जो 2009-10 में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और उसके बाद एफआरपी लागू किया गया, जिसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में उचित और लाभकारी मूल्य बोलते हैं। तो ये उचित और लाभकारी मूल्य वो मूल्य है जो चीनी मिलें हमारे किसानों को गन्ने की खरीद देती है, उनको प्रदान करती है। तो जो ये उचित और लाभकारी मूल्य है, ये अभी इस वर्ष बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इसको अगर हम देखें कि तो जो गन्ने से चीनी की रिकवरी, एक न्यूनतम रिकवरी को डिसाइड किया जाता है। इसमें जब हम गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की बात करते हैं तो जो भी हमने रिकवरी रेट लिया है, गन्ने से चीनी का जो रिकवरी रेट लिया है वो अभी हमने 10% लिया है। और इसमें चीनी मिलों किसानों को उनकी जो एफिशिएंसी है, उत्पादन में जो एक उनकी एफिशिएंसी है, उसके लिए उनको लाभ देने के लिए, साथ ही चीनी मिलों को भी इसका लाभ प्रदान करने के लिए इसमें जो एक 0.1% जो इंक्रीज होता है एफिशिएंसी में, मतलब उनकी जो रिकवरी अगर बढ़ती है, जो हमारा बेसिक रिकवरी रेट है 10%, और अगर उससे हर 0.1% इंक्रीज पे किसानों को 2.9 रुपीज पर क्विंटल, 2 रुपए 90 पैसे, लगभग 3 रुपए का हर, यानी बेहतर संतुलन भी यहाँ बनता नजर आ रहा है चीनी मिलों और किसानों के बीच, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राका। जी, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिक रिकवरी हमें 10% लिया है, पर अगर हम अभी ऑल इंडिया का रिकवरी रेट लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगभग ऑल इंडिया का रिकवरी रेट 10.8% है, जो कि बेसिक रिकवरी से हम आगे की चल रहे हैं। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और उससे उन्हें काफी फायदा होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर राका, जैसा आपने कहा किसानों को काफी फायदा होगा। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी सौगात से कम नहीं है, जाहिर तौर पर किसानों को बड़ा फायदा यहाँ मिलने जा रहा है। और अगर देखा जाए एक मांग भी लगातार चल रही थी कि ना सिर्फ समय पर भुगतान कर दिया जाए बल्कि जो एफआरपी है उसमें भी इजाफा हो सके, और वो सरकार ने कर दिया है। देखिए, ये दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि सरकार ने अभी एफआरपी की घोषणा की है,
पहले क्या होता था कि अंधाधुंध अगर हम एफआरपी की घोषणा करते चले जाएंगे या जिन स्टेट में एसएपी है उनकी घोषणा करते चले जाएंगे, लेकिन तब तक हम दूरगामी नीति नहीं बनाएंगे चीनी उद्योग और किसान के बारे में, तब तक किसानों को लाभ नहीं होना था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग को और किसान को दोनों के बीच में, जैसे मेरे से पहले वक्ता कह रही थी कि समन्वय कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत सारे बड़े बुनियादी बदलाव किए गए। जैसे कि चीनी में निर्यात, एक टाइम था कि हमारी आयात ड्यूटी 10 से 15% थी, आज हमारी आयात ड्यूटी 100% है। तो यानी कि इस 5-6 सालों में एक दाना भी चीनी का हमने आयात नहीं किया। अभी मैं देख रहा था पिछले सप्ताह के हमने 70 लाख मैट्रिक टन चीनी के निर्यात के सौदे किए, जिसमें से 50 लाख मैट्रिक टन चीनी हमारी जा चुकी है। एथेनॉल का मैं देखता था पहले के 3% रहता था मिलावट जो पेट्रोल में किया जाता है, आज 7% है, क्योंकि एथेनॉल के कंपनियां इसलिए नहीं आ रही थी कि उनके रेट भी तर्कसंगत नहीं थे। तो चीनी उद्योग को ये बुनियादी सुविधा देने के लिए वर्तमान सरकार ने एथेनॉल के रेट को तर्कसंगत बनाया, और आज मैं देखता हूं कि 2-3 सालों में मुझे उम्मीद है कि ये 20% जो है एथेनॉल की मिलावट होने लगेगी। तो जो हमारे गन्ना किसानों की जो भुगतान की सबसे बड़ी समस्या है, देखिए किसान का क्या है कि किसान की भुगतान की समस्या पिछले 2-3 दशकों से बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन जो समस्या वो चली आ रही थी उसमें काफी सुधार भी हम देखते हैं हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात की जाए, क्योंकि जो बकाया राशि थी, जी अशोक जी, जो क्योंकि बकाया राशि की अगर खासतौर से हम बात करें, अभी जो 23 अगस्त तक जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार करीब 90,959 करोड़ एक राशि जो निर्धारित की गई थी, 90,959 करोड़ की राशि ये बकाया राशि थी। लेकिन इसमें अगर हम गौर करें तो करीब 86,238 करोड़ से ज्यादा का जो बकाया है उसकी अदायगी कर दी गई है। यानी एक बड़ा बदलाव जो है क्षेत्र में हमें नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में और किस तरीके का बदलाव होगा या आर्थिक तौर पर कितना लाभ किसानों को मिल सकेगा, ये लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर राका, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ चीनी मिलों की अगर बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो कोशिश यही की गई है कि संतुलन ऐसा बनाया जाए कि जहां पर नुकसान की गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन आने वाले समय को अगर हम देखते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनका ना सिर्फ प्रोत्साहित उनको किया जा रहा है, इथेनॉल का जैसे कि अशोक जी यहाँ जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इसको अगर हम देखते हैं कि लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है 2024 और 25 में करीब 60 LMT का, कि हम इतना इसको परिवर्तित कर सकें, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। हम लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लगभग 32.5 मिलियन टन चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें से लगभग 26 मिलियन टन हम कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में, और इसका बचा हुआ लगभग 5 मिलियन टन के आसपास अभी से इस वर्ष हमने, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि इस बार हमने 7 मिलियन टन चीनी निर्यात करने का टारगेट किया है, और अभी तक हम अगस्त तक लगभग 5.8 मिलियन टन चीनी का निर्यात कर चुके हैं। तो अगर हम देखें कि चीनी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जो कि गन्ने से होता है, बट साथ में जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हम मोलेसिस की बात करें, बगासे की बात करें, इथेनॉल की बात करें, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। और हमारी जो सरकार है वो लगातार इसमें एक ऑप्टिमम मिक्स की बात कर रही है, और हम इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। गन्ना किसानों को तभी फायदा होगा जब मिल्स उनका भुगतान टाइम से करेंगे और उनको पूरा एक कोऑर्डिनेशन आपस में चलेगा। तो हमें साथ दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो कंटिन्यू करें, सस्टेन पॉलिसी हमारी लगातार चले। जी बिल्कुल डॉक्टर राका, जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी अगर बात की जाए, क्योंकि चीनी निर्यात का जो लक्ष्य हमने रखा था 60 LMT का, उससे ज़्यादा का अनुबंध अब हो चुका है, करीब 70 LMT का अनुबंध है, और 23 अगस्त तक करीब 55 LMT का निर्यात भी हो चुका है। ऐसे में एक ना सिर्फ जो संभावना निकलती हुई नजर आ रही है, बल्कि जो पहुँच है वो हम देख पा रहे हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज़्यादा मजबूत पकड़ जो है वो बन रही है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जो पहुंच है वो बनेगी, लेकिन इसको हमें लगातार ध्यान रखना होगा कि जो हमें, जैसे अगर हम बात करते हैं कि निर्यात को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम एक्सपोर्ट असिस्टेंस देते हैं अपनी चीनी मिल्स को, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होगा। और इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम जो WTO के कमिटमेंट्स हैं, अगर आप बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सभी जो कमिटमेंट्स हैं वो WTO के जितने भी प्रावधान है उनके अंतर्गत गवर्न होते हैं, उसके अंतर्गत निर्धारित होते हैं। तो हमें 2023 तक जो भी इस तरह की सब्सिडीज हैं, जो हमारे इस तरह के जितने भी अनुदान हैं, वो हमें बहुत ही तरीके से इनको धीरे धीरे एक एडजस्ट करना होगा, ताकि जो अभी हम जो मिल्स को असिस्टेंस देते हैं
वो भी हमें उसके अकॉर्डिंग अपना जो WTO कंप्लायंस को मेंटेन करते हुए हमें इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पॉलिसी बनानी होगी ताकि जो हमारे निर्यात है ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्टेन्ड रहे। जी बिल्कुल अशोक जी, आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि लगातार जो नीतियां हैं वो नई बन रही हैं और काफ़ी प्रभावशाली भी हैं और उनके जो सकारात्मक प्रभाव हैं हमारे सामने भी आ रहे हैं, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा था, जैसे आपने जो समस्या बताई थी, जो मिलें हैं उनकी मनमानी पहले चलती थी, लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि पूरा जो सिस्टम है ना सिर्फ पारदर्शिता उसमें हो सके बल्कि जो किसान की परेशानी थी उनको भी दूर किया जा सके। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि किसान की परेशानियों को समझा गया और नीतिगत फैसले किए गए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिक जो पैसा किसान को मिलना चाहिए था उस पैसे का डाइवर्जन अपने दूसरे कामों में कर लेते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2017-18 में एस्क्रो अकाउंट के नियम बनाकर चीनी मिल अब 1 रुपए का भी डाइवर्जन नहीं कर सकते, अर्थात जो पैसा किसान के उत्पाद का, गन्ने के उत्पाद का आएगा उसका 85% पैसा वो किसान को मिलना ही है। तो ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। एक दूसरा था कि आकर साहब ने बताया WTO को लेकर, निश्चित तौर पे हमें WTO के प्रावधान को भी देखना है, लेकिन मैं देखता हूं कि पहले क्या होता था कि पहले सबका ध्यान केवल ये रहता था कि गन्ना मूल्य बढ़ा जाए, नहीं तो किसी का ये रहता था कि पेमेंट कहां से होगा, न किसी का ये रहता था कि मिल की क्षमता कैसे बढ़ेगी, न रहता था कि मिलों को हम कैश जो गन्ने से उत्पाद बनने वाले हैं उनकी सबकी कैसे कैसे तरक्की नीतियां बनेगी। तो ये पिछले कुछ वर्षों से देखने को आया है कि वर्तमान सरकार ने किसानों के साथ साथ गन्ना किसानों के साथ में गन्ना उद्योग को भी के लिए भी दूरगामी नीतिगत अच्छी नीतियां बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2017 का आपको उदाहरण दूं, चीनी का रेट 22 रुपए प्रति किलो हो गया था। उस वक्त इतना बड़े पैमाने पर भुगतान रुक गया था किसान का कि बहुत ज्यादा किसान परेशान था। तो फिर सरकार ने फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया। ये एक भारत के इतिहास में WTO के रहते हुए भी बहुत बड़ा एक बुनियादी एक नीतिगत फैसला था। आज चीनी का रेट जो है न्यूनतम बिक्री प्राइस जो है 31 रुपए है। बिल्कुल, इसके साथ ही अशोक जी, अगर सरकारी खरीद की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर पहले देखें तो उतनी खरीद नहीं हो पाती थी, और अभी अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो धान के बाद जो हमें नजर आता है वो है गन्ना, जिसकी सरकारी खरीद लगातार बढ़ी है। करीब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2,976 लाख मैट्रिक टन तक ये पहुंची है, और जिसका लक्ष्य 21-22 में करीब 3,088 लाख मैट्रिक टन भी रखा गया है। इतना संभावना जताई जा रही है। कितना फायदा आपको लगता है इसके जरिए? क्योंकि पहले शायद उतनी जो संभावनाएं वो नहीं होती थी, उस तरह के माध्यम नहीं थे, लेकिन अब सरकारी खरीद जो है वो भी काफी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, इसी वर्तमान सरकार ने 2 साल पहले एक बहुत बड़ा बफर स्टॉक बनाया था चीनी को लेकर, क्योंकि उस वक्त भी भुगतान रुक गया था। तो मैं देखता हूं कि वर्तमान सरकार ने चीनी उद्योग और किसानों के बीच जो डॉक्टर आका ने कहा है समन्वय बैठाने के लिए बहुत बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं, और उन नीतिगत फैसलों का मैं समझता हूं कि 2-3 सालों में किसान को और ज्यादा फायदा होगा और उसको और ज्यादा बेहतर गन्ने का मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि जिस तरफ वर्तमान सरकार बढ़ रही है केंद्र की, उससे आने वाले समय में किसान को निश्चित तौर पर फायदा होगा, उसके मूल्य में भी होगा और उसके भुगतान में भी होगा, दोनों में होगा। और मिल भी जिंदा रहेंगे। देखिए, मिल जिंदा रहना किसान के लिए बहुत जरूरी है। यदि चीनी मिल जिंदा नहीं रहेंगे, चीनी मिल बीमार हो जाएंगे या उनकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो गन्ना किसान भी जिंदा नहीं रह सकता। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण के जो माध्यम है उनको पहले सरकार ने यहाँ पर मजबूती प्रदान की, जिसके बाद जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो और ज्यादा सशक्त हो सकें। और खासतौर से अगर निर्यात की हमने यहाँ बात की, अगर सरकारी खरीद के आंकड़े भी देखते हैं तो ये सब दर्शा रहे हैं कि किस तरीके का बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है किसानों की, करीब 5 लाख करोड़ से अधिक किसान और उनके आश्रित, और उसके साथ साथ जो चीनी मिल हैं और उसमें सहायक जो कार्यरत श्रमिक हैं हमारे, जिनकी संख्या करीब 5 लाख से ज्यादा है, इन सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए डॉक्टर राके, क्योंकि एक संभावना ना सिर्फ बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी अगर हम देखते थे तो अभी तक जो मिल में कार्यरत श्रमिक हैं उनको भी शायद समय से जो भुगतान है वो नहीं किया जाता था, लेकिन अब कोशिश यही है कि जो पूरी प्रक्रिया है चरणबद्ध तरीके से की जाए, ना सिर्फ जो कार्यरत श्रमिक हैं उनको समय पर भुगतान हो, बल्कि जो किसान हैं उनको भी समय से भुगतान मिल सके।
जी, जैसे अशोक जी ने भी कहा कि जो हमारी चीनी मिलें हैं उनको स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। अगर चीनी मिलें हमारी बीमार होंगी तो किसानों को पेमेंट में देरी होगी। तो इस पेमेंट की प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नीतिगत फैसले लिए, जिसमें जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और सभी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की। तो इसका जो परचेज है, जो प्रोक्योरमेंट है, इसका सीधा लाभ जो है वो किसानों को पहुंचेगा और जो इस चीनी मिलों में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उनको भी इसका लाभ होगा। जैसे कि अभी आपने भी बताया कि लगभग इस साल हम 308 मिलियन टन गन्ने की जो फसल है वो परचेज की जाएगी शुगर मिल्स के द्वारा, और इससे लगभग जो किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल रेमिटेंसेस जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ के होंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम लोग भारत सरकार ने एक मिशन मोड में चल रही है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, और किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम किसानों की आय की चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो किसानों को मूल्य मिलता है, एक अश्योर्ड प्राइस है, उसका किसानों के मूल्य में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब किसान को अश्योर्ड प्राइस मिलता है तो उसकी आय में जो डायरेक्ट इनकम में इंक्रीज होती है। तो अगर ये अश्योर्ड परचेज हो रही है और अश्योर्ड परचेज के थ्रू अश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, तो हमारे किसानों को, गन्ना किसानों को, जो भारत में गन्ना किसान एक बहुत बड़ी संख्या में है, उनको बहुत फायदा होगा इस चीज से। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मूल्य की हम बात करते हैं, क्योंकि गन्ने की अगर हम बात करें, जो उत्पादन लागत है करीब 155 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई, जो अगर वर्तमान की हम बात करते हैं, और जिस तरीके से 290 रुपए प्रति क्विंटल FRP अब सुनिश्चित किया गया, करीब 87% से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ सरकार ने जो वादा किया था कि जो किसान की लागत आएगी उस पर करीब 50% से अधिक का जो रिटर्न है या मुनाफा है वो किसान को दिया जाएगा, तो वो भी बात सार्थक होती यहाँ नजर आ रही है। जी बिल्कुल सार्थक होती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी बताया कि हमने जो इसमें गन्ने से जो रिकवरी रेट है, बेसिक रिकवरी रेट, हमने 10% रखा हुआ है। पर अगर हम ऑल इंडिया एवरेज रिकवरी रेट की बात करते हैं तो अभी वो रिकवरी रेट हमारा ऑल इंडिया एवरेज है 10.88, जिससे कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा FRP है वो लगभग 315 रुपए पर क्विंटल के आसपास पहुंचता है, अगर हम उस बेसिक रिकवरी रेट को, बढ़ी हुई रिकवरी रेट को लेके हम बात करते हैं। और कई स्थानों पर ये रिकवरी रेट काफी ज्यादा है, तो जो ट्रॉपिकल स्टेट्स है वहां पर रिकवरी रेट काफी अच्छा है। तो उस केस में हमारे किसान भाइयों को काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना है इस FRP से। यानी जो भाव है, जो मूल्य है, वो सिर्फ 290 रुपए प्रति क्विंटल तक सीमित नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो किसान है उनको ज्यादा जो मूल्य है वो भी मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो, डॉक्टर राका, क्या जो निर्यात की स्थिति की हम बात करते हैं या खासतौर से एथेनॉल की तरफ अगर हम रुख करते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसान को आवश्यकता कि इस दिशा में भी वो आगे बढ़े? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या, जैसे हमारे साथ अशोक जी हैं, उन्होंने बताया कि किसानों को, और बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या क्या है गन्ने की खेती में? सबसे बड़ी समस्या है कि उनको समय से भुगतान नहीं होता है। समय से भुगतान देने के लिए ही हमारी सरकार ने पूरी इंडस्ट्री को रिवाइव करने, पूरी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने की बात करी है। पूरा जो शुगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, जो वैल्यू चेन की बात करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की है। तो इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा, वो इंसेंटिवाइज होंगे। जैसे कि आपने भी कहा कि पैडी के बाद शुगर केन दूसरी क्रॉप है जहां पर इतना शॉर्ट प्रोक्योरमेंट है और MSP जो FRP पे खरीद इतनी ज्यादा है, तो किसानों को एक इंसेंटिव प्रदान होता है। उनको, उनके दिमाग में जो अनिश्चितता है कि मार्केट में क्या होगा, कब बेच पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे, कितना बेच पाएंगे, उन चीजों से वो ऊपर उठकर एक अच्छी गन्ने की खेती की ओर अग्रसर होंगे। और जो इसमें हमारा कंसर्न थोड़ा सा ये है कि कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहां पर हमारा गन्ने की उत्पादकता कम है या रिकवरी रेट भी वहां पर कम है, तो हम उन चीजों की तरफ ध्यान दें तो हम पूरी जो इसकी सप्लाई चेन है और वैल्यू चेन है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे और एक बहुत अच्छी हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वैल्यू चेन की तरफ अग्रसर होंगे। जी बिल्कुल। अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि डॉक्टर राका ने बताया कि अगर कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर जो हमें उतना मूल्य नहीं मिल पाता या उस क्षमता के अनुसार या मानकों के अनुसार जो उत्पादन है, जो उपज है, वो नहीं हो पाती, क्या ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकता है जो किसान है वो दूसरी फसलों का भी चयन करें? ये जरूरी नहीं कि सीमित आप रहें गन्ने की फसल तक, और भी कई फसलें हैं जिनके जरिए भी मुनाफा लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। और जहां तक गन्ने की बात है, गन्ने की वैरायटियों में
बहुत ज्यादा सुधार पिछले 10-15 वर्षों में हुए हैं। और मैं अभी जो डॉक्टर आका ने बता के 10 पॉइंट कुछ जो हमारा एक राष्ट्रीय वो है मानक है, उससे कहीं ज्यादा कुछ जगह तो 13% तक रिकवरी है। उनको तो रेट बैठता है ये FRP लगभग जाके 350-350 रुपए बैठता है। हालांकि FRP केवल कुछ ही राज्यों में लागू होता है, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, और बाकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु में वहां स्टेट अपना मूल्य तय करती है, जिसको SAP बोला जाता है। तो निश्चित तौर पे दूसरी फसल को किसान अपना सकते हैं, और सरकार इन नए कानूनों के द्वारा आगे मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा चीजों का आएगा। और हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत बड़ी आबादी है वो गन्ने या जो अपनी परंपरागत खेती करती है, उसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले समय में आएंगे। तो उससे किसान, जो गन्ने का किसान है उसका भी संतुलन बनेगा, और जो गन्ना किसान के साथ साथ दूसरी फसलों में आएगा, निश्चित तौर पे उसका भी संतुलन बनेगा, उसको भी बेहतर मूल्य मिलेगा। जी बिल्कुल, बेहतर मूल्य मिलेगा और बेहतर स्थिति जो है वो जाहिर तौर पर नजर आ रही है। लक्ष्य हमारे सामने किसान की आय को दोगुना करने का, लेकिन उसके लिए देखिए कितनी तरह की अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जिनका समन्वय यहाँ नजर आता है। और एक अगर देखा जाए जो फोकस वो यही कि जो किसान है और मजबूत स्थिति में आ सकें, आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकें, और आत्मनिर्भर कृषि का जो सपना है ना सिर्फ वो साकार हो, हर एक फसल में, हर एक खाद्यान्न क्षेत्र की बात की जाए या तिलहन क्षेत्र में देखें, दलहन क्षेत्र में देखें, हर तरीके से आत्मनिर्भरता जो है वो आ सके। और उसके साथ ही यही कि जो गन्ने के किसान हैं उनको मुनाफे की जो मिठास है वो और ज़्यादा मिल सके। आगे भी इस पर हम लगातार हमारे जो शिक्षक हैं उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं FRP में हुए इजाफे की और कितना लाभ इसके जरिए देखिए जो गन्ना किसान हैं उनको मिलने जा रहा है। और आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है गन्ना किसानों को देखते हुए, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए ऐसा है कि गन्ना किसानों के हक में जो भी फैसला हो, खासतौर पर मैंने दाम के बढ़ने का, तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो बहुआयामी रणनीति इसमें बनाए जाने की जरूरत है उसमें बनाई भी जा रही है जी। और वो जो है इथेनॉल का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और चीनी मिलें उस हिसाब से सक्षम होंगी, तो किसानों को वो धन देने में जी वो ज्यादा सक्षम हो पाएंगी। क्योंकि अभी जो सबसे बड़े जिसको कहिए गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है जी, और कुछ और जगहों पर मैंने सबसे ज्यादा समस्या तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में बनी हुई है जी। क्योंकि अच्छा होता भी कि अगर आप ज्यादा बकाया आपका हो गया पुराना, तो अब आप पुराना देंगे या नया भुगतान करेंगे जी। तो नए में अगर आप देख रहे होंगे तो इस बीच में जो है भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है जी, लेकिन पुराने बकाये को दे पाने की स्थिति में कई मिले नहीं है। तो ये जो चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है, तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी से निश्चित तौर पर जो है किसानों को फायदा होगा। लेकिन बहुत सारे इसमें अलग अलग मत हैं और किसानों का, किसान संगठनों का भी ये मानना है कि भाई थोड़ा सा और उदारता इसमें बरती जानी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का एक अपना बृहत्तर नजरिया इस मामले में होता है जी। क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के जो गन्ना उद्योग या चीनी जो है उसमें चीनी ले जा करके अगर आप कहेंगे तो चीनी जो है भारत सरकार के तहत एक आती है, जिसमें उसकी आयात निर्यात की नीतियों को ले लीजिए या जी जो कुछ दाम तय करने का, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस भी हैं जी बिल्कुल। तो वहाँ राज्य के अपने अधिकतम अगर दायित्व देखेंगे तो राज्य सरकारों का जी।
यानी नियम जो है वो राज्य सरकारों के भी हैं अरविंद जी, लेकिन नीतियों की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से नीतियां काफी बेहतर नजर आ रही हैं और शायद आने वाले समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए इस तरह की अब जो नीतियां हैं उनको लगातार बनाया जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि एक बात तो निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा कि जो गन्ना क्षेत्र है इसकी जो बुनियादी नीतियां बनी है वो 30 के दशक में बनी जी, और उसी दौरान जो है अगर आप देखेंगे तो चाहे उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील राज्य इसमें रहा जिसने गन्ने का अलग डिपार्टमेंट बनाया, गन्ने का मंत्री बनाया जी, है ना। तो यहाँ से शुरू हुआ और शुगर केन कंट्रोल एक्ट जो उत्तर प्रदेश में 1938 में बना जी, तो निश्चित तौर पर ये प्रगतिशील राज्य रहा और गन्ने ने उत्तर प्रदेश राज्य की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में बहुत मदद की है जी। और बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, आज जो है जो किसानों के चेहरों पर खुशहाली नजर आ रही है महाराष्ट्र में, उसका कारण भी जी, कुल मिलाकर के अगर आप ये देखेंगे तो 5 करोड़ किसान जो है वो सीधे गन्ने से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा है ये जी, और समग्र तौर पर अगर आप इसका आकलन करेंगे 7.5% भारत की जो ग्रामीण आबादी है जी, वो सीधे गन्ने से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा वो एक तरह से कहिए कि कृषि उद्यम है। तो ये जो है और कितने लोगों को सीजनल रोजगार मिलता, तो अब ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, अभी तक मिलें परंपरागत तौर पे चली आ रही थी जी। अब जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसमें 2-3 फायदे हो रहे हैं। पहला तो यह है कि जो एनर्जी की नीड्स थी जो कारखानों की जिसमें काफी पैसा खर्च होता था वो कम हुई है। मिलों की संख्या बढ़ जाने के कारण किसानों का जो परिवहन लागत थी वो भी कम हुई है अपेक्षाकृत जी। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर जो चीनी उद्योग है उसको भी अपने को समय के साथ बदलना होगा जी। गन्ना किसान को भी बदलना होगा और सरकार का पुराना जो नजरिया है राज्यों का खासतौर पर जी उसको भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब आप जो है एक पूरी दुनिया से टक्कर ले रहे हैं। अगर आप चीनी में टक्कर लेना है आपको और बाकी चीजों में अगर किसान को भी उसकी आय को दोगुना करना है, तो जो नई रणनीतियां बन रही हैं या बनाई जा रही हैं उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारा जो सक्रिय भूमिका और राज्य सरकारों को निभाने की जरूरत है। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरीके से बदलाव की आपने यहाँ बात की अगर देखें, क्योंकि सरकारी खरीद का जो आंकड़ा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। धान के बाद जो गन्ने की सरकारी खरीद है वो अभी तक सबसे ज़्यादा की गई है और आने वाले सीज़न के लिए इसको और ज़्यादा जो लक्ष्य इसका रखा गया है। तो ये एक बदलाव हम मान सकते हैं कि अब सरकारी खरीद अगर ज़्यादा हो रही है तो जाहिर तौर पर ज़्यादा किसान लाभान्वित हो पा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि उसी रकबे में अगर आप गन्ने के रकबे को अगर आप देखेंगे जी तो उस रकबे में गन्ने की उत्पादकता भी बढ़ी है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे पूरे देश भर में जो है गन्ना खरीदा कितना जा रहा है, 85,000 करोड़ के आसपास जो है एक मोटा आकलन ये है कि हर साल 85,000 करोड़ के आसपास का गन्ना खरीदा जाता है जी, जिसमें 30,000 करोड़ से ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना खरीदा जाता है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा ये है। तो लेकिन ये 85,000 करोड़ का जो ये धन माने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जा रहा है, किसान के पास जा रहा है जी, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कैश क्रॉप है। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप एमएसपी से अगर आप तक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि धान जो है इससे ज्यादा खरीदा जाता है जो जी। तो लेकिन आप गन्ना देखिए, गन्ने और धान से तुलना नहीं हो सकती जो है जी बिल्कुल, क्योंकि गन्ने की पैदावार में 10 से 14 महीने का समय लग जाता है किसान को। तो निश्चित तौर पर गन्ने के बारे में देखिए, गन्ने की बहुत सारी नीतियां देखिए। इथेनॉल जो है भारत सरकार ने नीतिगत फैसला लिया कि उसका जो है इथेनॉल आने वाले कुछ सालों में उसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा जो है, तो अभी बहुत कम है उस हिसाब से देखेंगे तो इसका फायदा तो होगा ना, क्योंकि अगर गन्ने का सीधे जो है वहाँ उसमें इथेनॉल बनने का काम होगा तो गन्ना मिलों की जो है माली हालत सुधरेगी और गन्ना किसानों को जो इथेनॉल दिया जा रहा है वो उससे जो है उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो नीतियां क्या देखिए, आयात निर्यात की नीतियां, चीनी मिलों को के सामने भी संकट है कि अगर ज्यादा चीनी बना लेते हैं तो क्या करेंगे वो, अगर हमारे पास तो एक लिमिटेड वो है ना जिसमें कंज्यूम करने की जी। तो आप जो कह रहे हैं ये बात सही है। देखिए उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादक जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी जो संस्थाएं हैं और गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ये सारी संस्थाओं ने मिलकर, कोयम्बटूर ने मिलकर के जो
उन्नत प्रजातियों को जगह जगह विस्तारित किया है, उसका असर हुआ है। आप देखिए गन्ने की लंबाई भी बढ़ी है, उनका जो है क्वालिटी बढ़ी है। लेकिन किसानों को उन्हें अपनाना भी होगा उन नई किस्मों को, जिससे और ज्यादा फायदा मिल सके। जो चीनी की मिठास है ना सिर्फ वो बढ़े बल्कि मुनाफे की मिठास भी ले सकें किसान। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन इसमें अलग अलग मत है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, गन्ने का उत्पादन थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जो शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। जी, ऐसी भी ओपिनियन बहुत सारे लोगों की आ रही है। जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन विविधीकरण को भी अगर देखा जाए जी, जैसा आपने जिक्र किया कि जो अलग अलग मत हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर शायद उम्मीद के मुताबिक जो उत्पादन है वो नहीं होता, या जो जिस तरह की भूमि है अब उतनी उपजाऊ नहीं रही, तो वहां पर ये विकल्प रख सकते हैं किसानों के लिए। नहीं, बिल्कुल लग सकते हैं। देखिए अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही देख लीजिए ना आप, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने के रकबे को बढ़ाने की गुंजाइश है और उत्पादकता को बढ़ाने की गुंजाइश है। दूसरी चीज है कि बिहार एक बड़ा संपन्न प्रांत बन सकता है जो गन्ने की खेती के मामले में। और आपको पता है कि अंग्रेजी राज में बहुत ही बेहतरीन जो है चीनी मिलें वहां चला करती थी, बाद में भी चलती रही हैं। जी, अभी क्या है कि जितनी मिलें चल रही हैं उसका 2.5 गुना ज्यादा बंद पड़ी हुई है। तो अब ये है कि उन चीनी मिलों को भी मतलब गुंजाइश है कि, क्योंकि देखिए एकदम बीमार मिलों को आप अचानक रातों रात नहीं खड़ा कर सकते। पूरा का पूरा मॉडर्नाइज चीनी मिलें ज्यादा फायदे में बेहतर रहेंगी जी। तो बिहार में भी जो है गन्ने की खेती की और भी ज्यादा गुंजाइश है। आप देखिए हरियाणा और पंजाब में भी जो है जी काफी कुछ संभावनाएं, यानी जो अरविंद जी माध्यम है उनको हमें आने वाले समय में और मजबूत बनाना होगा, जिससे जो किसान है सशक्त हो सके, मजबूत हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें बदलाव नजर आए। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो उनकी आमदनी है वो दोगुनी हो सके और उनको ज्यादा लाभ आने वाले समय में मिल सके। तो जाना आपने किस तरीके से जो लाभ है वो लगातार मिलता नजर आ रहा है गन्ने के क्षेत्र में। आगे भी हमारी जो चर्चा है जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। जाना आपने, अगर बात की जाए हमारे गन्ना किसानों की किस तरीके से एफआरपी में जो इजाफा हुआ है वो उन्हें एक सौगात दी गई है सरकार की तरफ से। और ना सिर्फ सौगात बल्कि देखिए किस तरह का जो बदलाव है वो इसके जरिए कृषि क्षेत्र में नजर आएगा और ज़्यादा जो किसान हैं सशक्त होते नजर आ रहे हैं। और जैसा ब्रेक पे जाने से पहले अरविंद जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो स्थिति है उसमें बदलाव महसूस किया जा रहा है। आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे आपसे किसानों के नज़रिए से अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि जो समस्याएं हैं समाधान उनका अब हमारे सामने है और काफ़ी हद तक खत्म ही हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में हम क्या मान के चलें? जो लक्ष्य सरकार की तरफ से सुनिश्चित किए गए हैं उन लक्ष्य को पाने के लिए हमारे किसान अग्रसर होंगे, बल्कि प्रोत्साहन के रूप में अगर देखा जाए तो उनके फायदे के लिए और भी ज़्यादा मजबूती जो है क्षेत्र में नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, अभी तो और बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे मैं बता था कि 2022-23 तक यदि 20% एथनॉल मिलने लगा तो निश्चित तौर पर फिर उसका परसेंटेज बढ़ेगा। तो 2022-23 तक मैं समझता हूं कि गन्ना किसानों की जो भुगतान की समस्या है जो आज भी बनी हुई है वो निश्चित तौर पर 2 या 3 सालों में दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और अभी तो और देखो, कोई भी उद्योग हो उसके लिए, जैसे अभी उत्तर भारत के चीनी मिलों को निर्यात में पहले सब्सिडी जो बंदरगाह के नजदीक के चीनी मिलें हैं उनके समान थी, लेकिन इस वर्तमान केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की सब्सिडी को अलग किया क्योंकि वो मिलों से दूर थे तो उनका खर्च ज्यादा आता था। तो बहुत सारे ये बुनियादी इस तरह के कामों की हमेशा रहेगी। हमें WTO को भी देखना है, लेकिन हमें अपने देश के किसानों को भी देखना है। जब जब हमारे देश के किसानों पर कोई संकट आएगा गन्ना किसानों पर, तो हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी, ताकि जैसे पिछले
5-6 सालों से चीनी का आयात रुका हुआ है। भविष्य में ऐसे भी अगर जब भी कभी हमारी चीनी के आयात से हमारा किसान प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर वो सब चीजें भारत सरकार करती रही है, वर्तमान सरकार, और आगे भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और जो स्थिति है निर्यात की, हम उम्मीद करके यही चलते हैं, निर्यात की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। जो निर्यात के आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा सकारात्मक हमें नजर आएंगे। डॉक्टर आका क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ चीनी निर्यात की अगर बात की जाए या एथेनॉल की हमने यहाँ बात की, अगर देखा जाए तो सारा फायदा किसानों को यहाँ मिलने जा रहा है। और सबसे पहले अशोक जी ने जिक्र किया कि जो राशि या जो निर्धारित मूल्य किसान के लिए दिया जाता था वो किसान तक पहुंचता ही नहीं था, लेकिन अब ये बदलाव हम देख पा रहे हैं। फिर चाहे हम चीनी मिलों की बात करें या अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनकी बात करें, कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो किसान को मिल सके, और यही इसका मकसद भी है अगर उचित और लाभकारी मूल्य की हम बात करते हैं तो। अभी जैसे कि एफआरपी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम उस सिस्टम की बात करें, पूरे शुगर इंडस्ट्री की बात करें, शुगर केन सिस्टम की बात करें, तो निर्यात का भी एक बहुत, और जैसे कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अपने आप में बहुत बड़ा, जैसे कि इसको एक महत्ता दी जा रही है लगातार और इसके टारगेट्स को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि इस वर्ष में जो शुगर मिल्स है हमारी, इन्होंने लगभग 15,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया है इसकी इथेनॉल की सेल्स से, ऑयल कंपनीज को इथेनॉल की सेल्स से, और इसका जो ब्लेंडिंग रेट है वो करीब 8.5% था। इससे इन्होंने काफी रेवेन्यू जनरेट किया है और ये धीरे धीरे बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। तो अगर हम कंप्लीट सिस्टम पर्सपेक्टिव में चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी शुगर इंडस्ट्री अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे बहुत सुचारू और सुदृढ़ तरीके से आगे आएंगे और हमारी व्यवस्था को भी बहुत सुदृढ़ बनाएंगे। जी डॉक्टर आका, और जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि अगर खासतौर से घरेलू स्तर पर भी देखा जाए तो आने वाले समय में हो सकता है हरित ईंधन के रूप में इसका जो इस्तेमाल है उस पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा, और खासतौर से विदेशी मुद्रा की भी अगर बात की जाए उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है ये? जी, जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि जो शुगर का, चीनी का निर्यात है, और पिछले 3 वर्षों में भी जैसे हम बात करते हैं, पिछले वर्ष हमने लगभग 3.8 मिलियन टन शुगर का जो एक्सपोर्ट किया था। इस बार हमने 7 मिलियन टन के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं और अगस्त तक हमने लगभग 6 मिलियन टन चीनी का निर्यात ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारे चीनी के निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं। चीनी के लगातार निर्यात को बढ़ते हुए बढ़ाना एक पहलू है, लेकिन उसको सस्टेन रखना दूसरा पहलू है। सस्टेन रखने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी मजबूत एक जो पहल है वो कायम रखनी होगी, और इसके लिए हमें लगती है कि हम जो WTO कंप्लायंसेस है उसको मेंटेन रखें, ताकि जो हमारा जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव रहे, ताकि वो फ्यूचर में सस्टेन रह सके, और हम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को शुगर की निर्यात से कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता रहे। जी डॉक्टर आका, और जैसा आपने कहा कि जो पकड़ है इसको लगातार हमें मजबूत बनाए रखना होगा और ये स्थिति आगे भी ऐसी रहे, सुदृढ़ रहे तो काफी अच्छा। ऐसे भी किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किसानों से किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। कई बेहतरीन जो कदम लिए गए हैं ये है कि हम जो शुगर केन की जो पूरी गन्ने की खेती होती है वो पूरी एक हमारी, अगर उसकी जो सप्लाई चेन है वो मजबूत रहेगी तो जो उसकी हम उत्पादकता को इम्प्रूव कर पाएंगे। उत्पादकता भी अपने आप में किसानों की आय बढ़ाने में एक योगदान रखता है, तो उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान को भी फायदा होगा, उसकी आय में भी वृद्धि होगी और आगे उनकी जो हर चीज में इजाफा होगा, पूरी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगी। तो गन्ने की खेती में एक हमें सुचारू रूप से पूरी जो हमारी शोध वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ मिलकर काम करना होगा। जो तकनीकी है हमारी वो उचित तकनीकी अडॉप्ट करने की जरूरत है ताकि इससे उत्पादकता बढ़े, और जो हमारी आगत वाली संस्थाएं हैं उनके साथ जरूरत है ताकि भी हम शुगर के सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करें ताकि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो। जी बिल्कुल, किसान जो है उनको देखिए किस तरीके का लाभ जो है वो मिलने जा रहा है, और आवश्यकता यही कि और ज़्यादा जो जागरूकता है किसानों में आएगी तो और ज़्यादा लाभ गन्ने की खेती के जरिए वो ले पाएंगे। यहाँ अशोक जी आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में हमारे किसानों के लिए, और क्या आपको और जो बदलाव है उसकी संभावना यहाँ नजर आ रही है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से कहना है कि जो वर्तमान सरकार ने आपके लिए जितना भी चीनी उद्योग और किसान को बचाने के लिए किया है उसको पढ़ना चाहिए,
क्योंकि जब पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम सरकार से आगे भी बातचीत कर सकते हैं कि इसमें इतना हो चुका है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार गन्ना किसान और गन्ना उद्योग को बचाने के लिए बेहतर काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में 2-3 सालों में और बेहतर काम किया जाएगा। जी, आने वाले समय में और जो बेहतर काम है वो लगातार किए जाएंगे। योजना का जो लाभ है वो और बेहतर तरीके से किसानों को मिलेगा, जिससे हमारे देश का जो किसान है जिस स्थिति में आज है उससे बेहतर स्थिति में आने वाले समय में नजर आ सकेंगे। फिलहाल डॉक्टर आकाश सक्सेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की और किसानों की जो आर्थिकी है उसको बहुत सरल तरीके से बताया कि क्या लाभ किसानों को मिलने वाला है। साथ ही किसानों का जो पक्ष यहाँ रखा, अशोक बालियान जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे को दी और ये जानना हमें होगा, हमारे दर्शक जो हैं, जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनको भी जानना होगा। उचित और लाभकारी मूल्य में इजाफा आपके लिए किया गया है। तमाम योजनाएं जो हैं आपके लिए चल रही हैं, लेकिन इनका लाभ तब आपको मिल पाएगा जब आप इनको बेहतर ढंग से जान पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको बरगल आए और कहीं से भी जो शोर है वो मचा दिया जाए। स्थिति आज के समय में ये है, अगर आपको अपना जो कृषि क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भर बनना है तो योजना का लाभ आप ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको इसके जरिए मिल सकता है और खासतौर से जो गन्ने के किसान हैं, आप अपने मुनाफे की मिठास को अब बढ़ा पाएंगे और आने वाले समय में और भी अधिक संभावनाएं जो हैं वो आपके सामने हैं, जिनके जरिए आप अपने मुनाफे को बढ़ाकर लाभ ले सकेंगे और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर इस देश को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अब आप विचार विमर्श को डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और इसके साथ ही इससे पहले भी जो विचार विमर्श के हमारे कार्यक्रम हैं उनको अब आप देख सकेंगे। सारी जानकारी आप देख सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।